हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक वन शॉट वीडियो लेके आया हूँ नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन की। तो फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमिश्नर कमेटियाँ, टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और सभी सेक्शंस का एचपी के, इंडियन जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, हिंदी, सभी सेक्शन का अगर आप इम्पोर्टेंट कंटेंट जो है अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टाइम टू टाइम, अप टू डेट जो है एग्ज़ाम तक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आपने पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2025 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम में कमीशन और कमेटियों के जो है वो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये। तो आज की इस वीडियो में आपको वन शॉट वीडियो में जो है वो काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इस वीडियो को, अगर कमिश्नर कमेटियाँ का जिन भी स्टूडेंट्स ने कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। इससे जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो आपको एग्ज़ाम में भी मिलेगी। 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं NCERT के बारे में। तो NCERT की जो फुल फॉर्म है वह नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो गठन था वह कब हुआ था? 1 सितंबर 1961 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जो था वो किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट द्वारा। तो आपने नोट कर लेना है NCERT की जो स्थापना थी वह कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 को हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ये आपने याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय का जो प्राचीन नाम था वे क्या था? वे मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। और प्रेजेंट में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वे कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री रोहित ठाकुर जी हैं। तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह NCERT जो है वो 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। और SCERT अगर आपसे पूछते हैं कि हिमाचल प्रदेश में SCERT जो है वो कहाँ पर है, तो वो आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं CBSE के बारे में। तो CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो गठन था वह कब हुआ था? वर्ष 1929 में हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो गठन था। NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का जो गठन था वह 1973 में किया गया था, 1973 में किया गया था। और NCT एक्ट जो था वो ये कब पारित हुआ था, कब पास हुआ था? ये 1995 में पास हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं UGC के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो था वो 1956 में पारित हुआ था। ये भी आपने याद रखना है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था वो कब पारित हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो है KVS। आपको पता है केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो थे वो 1963 में जो थे वो स्थापित किए गए थे। ये भी आपने याद रखना है। अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार HPU ने BED एंट्रांस में पूछा गया था कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन जो था वो कब शुरू किया गया था? तो ये 1988 में जो था वो शुरू किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं NLM यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन, फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं NLM की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। 1988 में जो था ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं मिड डे मील
स्कीम के बारे में। मिड डे मील स्कीम जो थी वो 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी। और फर्स्ट स्टेट जो थी वो कौन सी थी जिसने मिड डे मील स्कीम जो है वो लागू की थी? वे तमिलनाडु थी। ये भी आपने याद रखना है। पहले फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक जो था वो मिड डे मील स्कीम थी। अब जो है वो फर्स्ट से लेकर एट्थ तक के बच्चों को दोपहर का भोजन जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नवोदय स्कूल के बारे में। नवोदय स्कूल जो थे वो 1986 में शुरू किए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था 1986 में प्राथमिक विद्यालयों में जो था वो शुरू किया गया था। प्राइमरी स्कूल्स में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को वर्ष 1986 में जो था वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि नेशनल ओपन स्कूल। नेशनल ओपन स्कूल का जो गठन था वो 1989 में किया गया था। ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं DPEP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो था वो 1994 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो गठन था वह सितंबर 1985 में 1985 में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का जो गठन था वह किया था। नेक्स्ट बात करते हैं एडल्ट एजुकेशन के बारे में। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में। ये प्रोग्राम जो था वो 1978 में जो था वो शुरू किया गया था एडल्ट एजुकेशन का। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 द्वारा 10+2+3 पद्धति को जो था वो लागू किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। अभी NEP 2020 जो है इसमें कौन सी पद्धति है, कौन सा स्ट्रक्चर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपने नोट कर लेना है। 5+3+4 का जो पैटर्न है वो NEP 2020 का है। ये भी आपने याद रखना है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो 1986 द्वारा जो थी वो 10+2+3 की पद्धति जो थी वो लागू की गई थी। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि NEP 2020 ने किसकी जगह वो विस्थापित किस पॉलिसी को उसने विस्थापित किया है, यानी कि वो किसकी जगह पे आई है। तो आपने याद रखना है NEP 2020 जो है वो आपकी NPE 1986 की जगह आई है। ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे आर्टिकल 45 जो है, आर्टिकल 45 कहता है कि सॉरी यहाँ पे आर्टिकल 45 नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकल 21A होगा। ठीक है, ये थोड़ा प्रिंट में गलत हो गई है, प्रिंट में थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ पर आर्टिकल 45 नहीं होगा, आर्टिकल 21A होगा। ये आपने नोट कर लेना है। तो आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का जो है वो प्रावधान जो है इसमें किया गया है। ये आपने याद रखना है। तो आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान है। किसमें? आर्टिकल 21A में। यहाँ पे आर्टिकल 45 नहीं होगा, आर्टिकल 21A होगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। तो आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन से जो है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है। आर्टिकल 46 की बात करते हैं। ये अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स व कमज़ोर वर्गों वीकर सेक्शन की शिक्षा से जो है वो जुड़ा है आर्टिकल 46। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 28 के बारे में। तो इसमें धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता का जो है वो प्रावधान है कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा का प्रचार कर सकते हो। ठीक है, उसमें वो आपको स्वतंत्रता है, आज़ादी है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 350A की। तो इसमें मातृभाषा में शिक्षा सुविधा का प्रावधान है। तो आर्टिकल 350A कहता है कि आप मातृभाषा में जो है वो शिक्षा प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 351 में। तो इसमें हिंदी भाषा के विकास का प्रावधान है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा कनकरेंट लिस्ट में जो है वो डाला गया। ये आपने याद रखना है। एजुकेशन को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, तब उसे समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट में जो था वो डाला गया था। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भारत ने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से जो है वो अडॉप्ट की है। वो प्रक्रिया जो है संशोधन की, हम इसमें कि उसमें संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो अमेंडेड कर सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं ICDS के बारे में, जिसकी जो फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना है, यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं। ये कब शुरू की गई थी? 1975 में जो थी वो शुरू की गई थी। उसके बाद बात करते हैं ECCE के बारे में, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। फुल फॉर्म आपने नोट कर लेनी है। शाला पूर्व शिक्षा से संबंधित है। शैशव पूर्व देखभाल और शिक्षा मुख्य रूप से 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों से जो है वो जुड़ी हुई है। ECCE ये आपने याद रखना है। तो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो है वो कितने वर्षों तक के बच्चों से जुड़ी हुई है? तो 3 से 6, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन सैटेलाइट के बारे में, जिसे एडुसेट भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म एजुकेशन सैटेलाइट। ये जो उपग्रह जो था वो कब लॉन्च हुआ था? 2004 में जो था वो ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं VHU के बारे में। तो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, VHU की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। ये आपने नोट कर लेना है। और बात करते हैं JB वाटसन को व्यवहारवाद का जनक जो है वो कहा जाता है। किसको? JB वाटसन को। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी, स्कूल और प्रोग्राम से रिलेटेड। जैसे विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था, विश्व की जो पहली यूनिवर्सिटी थी वे कौन सी थी? वे तक्षशिला, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। ये आपने याद रखना है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर है, किस स्टेट में है? बिहार में है। ये भी आपने याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, कनकरेंट लिस्ट में। ये भी आपने नोट करना है। उसके बाद भारत का पहला IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो वो खड़गपुर में है। ये नोट कर लेना है। NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1961 में। अभी अपने वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये डिस्कस किया था। नेशनल लिटरेसी मिशन यानी कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो था वो शुरू किया गया था 1988 में। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गठित किया गया था 1956 में। NCF यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये आपने याद रखना है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लागू जो था वो कब हुआ था? 2005 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान जो था वो 15 अगस्त 2001 को शुरू हुआ था। ये भी आपने नोट कर लेना है। VHU की स्थापना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, सॉरी ऊपर मैंने आपको विश्व बता दिया होगा। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय ने की थी। उसके बाद बात करते हैं 1857 में भारत के जो प्रथम 3 यूनिवर्सिटीज़ थी। 1857 में भारत की प्रथम 3 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन थी? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास थी। ये आपने नोट कर लेना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद बात करते हैं पंतनगर में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो था 1960 में शुरू हुआ था, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मिड डे मील स्कीम 1995 में लागू हुई थी। केंद्रीय विद्यालय स्कूल 1963 में, नवोदय स्कूल 1986 में, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 में, ठीक है। नेशनल ओपन स्कूल NIOS 1989 में। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम यानी कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में लागू हुआ था। उसका द्विगुणा 1985 में। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978 में। आर्टिकल 21A क्या कहता है? आर्टिकल 21A कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। जबकि आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 45 जो है वो 6 वर्ष तक के बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जो है वो संबंधित है। ICDS की बात करते हैं, 2 अक्टूबर 1976 को शुरू किया गया था। एडुसेटो 2004 में। और शिक्षा का अधिनियम यानी कि RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो 2009 में आया था, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2010 को जो था ये लागू हुआ था। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिनियम, ये आपने याद रखना है। उसके बाद कुछ कमिश्नर कमेटियां हैं, इनको थोड़ा हम ईयरली ही डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कमीशन कमेटियां जैसे वो शिक्षा से संबंधित, तो 1835 में वेंटिक मैकोले प्रारूप ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का जो था वो माध्यम बनाया था। वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 1854 में आया था। स्टेनली डिस्पैच 1859 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हंटर आयोग, ये पहला भारतीय शिक्षा आयोग था, 1882 में आया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आया था। गोखलेविल 1911 में।
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसे सैंडलर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1917 में आया था, ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद हार्टो कमेटी की बात करते हैं। हार्टो कमेटी 1929 में आई थी। सप्रू कमेटी 1934 में। वर्धा प्रस्ताव जो था महात्मा गांधी द्वारा लाया गया था, बुनियादी शिक्षा बेसिक एजुकेशन से रिलेटेड था, 1937 में आया था। एबट वुड रिपोर्ट 1937 में आई थी। सार्जेंट रिपोर्ट जो थी वो 1944 में आई थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ताराचंद कमेटी के बारे में। तो ताराचंद की जो कमेटी थी वो 1948 में आई थी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1948 में आई थी। माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मोदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, 1952 में आया था। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी 1958 में आई थी। महिला शिक्षा यानी कि वुमेन एजुकेशन पे इसने जो था वो बल दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं श्री प्रकाश कमेटी। ये मोरल और रिलीजन एजुकेशन पे इसने बल दिया था। श्री प्रकाश कमेटी ने धार्मिक और नैतिक शिक्षा में 1959 में ये अपॉइंट हुई थी कमेटी। 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। हंसा मेहता कमेटी की बात करते हैं। हंसा मेहता कमेटी 1961-62 में आई थी, ठीक है। कोठारी कमीशन, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, कोठारी कमीशन 1964 में इसे अपॉइंट किया गया था। 29 जून 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। दौलत सिंह कोठारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 में आई थी। पहली जो थी वो कब आई थी? 1968 में आई थी। और 1986 के इसमें जो थे वो प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। 10+2+3 व्यवस्था शुरू की गई थी। राममूर्ति रिव्यू कमेटी 1990 में आई थी। जनार्दन रेड्डी कमेटी 1991 में आई थी, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं कैब के बारे में। तो ये भी आपसे फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। कैब की जो फुल फॉर्म है वे क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कैब की ये फुल फॉर्म है। शिक्षा क्षेत्र में केंद्रीय व राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित ये सर्वोच्च संस्था है, ये आपने याद रखना है। एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन के क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को ये परामर्श एडवाइस देने के लिए गठित जो है वो सर्वोच्च संस्था है। इसका जो गठन था वो 1920 में किया गया था, ठीक है। 1920 में इसका गठन किया गया था, लेकिन 1923 में व्यय में कमी लाने के लिए इसे भंग कर दिया गया था। 1935 में इसे पुनः जो था वो गठित किया गया था और ये बोर्ड 1994 तक अस्तित्व में रहा, ये भी आपने याद रखना है। जुलाई 2004 में इस कैब का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद इसकी पहली बैठक 10 व 11 अगस्त को आयोजित की गई, ठीक है। और बोर्ड में विभिन्न विषयों के विद्वानों के अतिरिक्त लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि जो हैं वो इस बोर्ड के सदस्य होते हैं। तो ये आपने कैब की बात याद रखनी है। कैब की जो फुल फॉर्म है अभी हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। इससे जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि आप पूछ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को परामर्श एडवाइस देने के लिए जो गठित वो सर्वोच्च संस्था है उसका नाम बताइए, तो वो कौन सी है? वो कैब है। उसके बाद बात करते हैं SSA के बारे में। SSA को पता है आपको, सर्व शिक्षा अभियान इसकी फुल फॉर्म है। ये अभियान जो था वो 2001 में शुरू किया गया था और इस अभियान के जो लक्ष्य थे वे सन 2005 तक सभी स्कूलों, शिक्षा गारंटी योजना केंद्रों, ब्रिज पाठ्यक्रमों में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बच्चे, ठीक है, सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर वर्ष 2007 तक तथा 2010 तक बुनियादी शिक्षा स्तर पर समाप्त करना। 2010 तक सभी के लिए शिक्षा जो था ये सर्व शिक्षा अभियान का SSA का ये लक्ष्य था, ठीक है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन आबादी क्षेत्रों में अभी तक स्कूल नहीं है वहाँ नए स्कूल खोलने और उन्हें पुष्ट करना जो था ये भी इसका लक्ष्य था सर्व शिक्षा अभियान का। उसके बाद बात करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील स्कीम। तो मिड डे मील स्कीम जो थी ये योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू की गई थी। इस योजना में पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को दोपहर का भोजन जो था वो उपलब्ध कराना था। अभी जो है 1st to 8th है, ठीक है, अभी पहली से 8वीं तक है। और इस योजना के अंतर्गत सूखा प्रभावित राज्यों में गर्मी की छुट्टियों में पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता जो है वो दी जाती है। और ये कार्यक्रम विकेंद्रीकरण ढंग से ग्राम पंचायतों, ग्रामीण विकास समितियों, स्कूल प्रबंधन समितियों और अभिभावक शिक्षक संघ आदि स्थानीय एजेंसियों की सहभागिता से जो है वो लागू किया जा रहा है।
तो मिड डे मील स्कीम लागू किसने की थी सबसे पहले, किस स्टेट ने, वो तमिलनाडु ने की थी। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं DPEP के बारे में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की बात करते हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित जिला शिक्षा कार्यक्रम 1994 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के वैश्वीकरण का लक्ष्य जो था वो पूरा करना था। कार्यक्रम के घटकों में नए स्कूल और कक्षाओं का निर्माण, वैकल्पिक शिक्षण के केंद्रों की स्थापना करना, नए अध्यापकों की नियुक्ति, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना और अध्यापक प्रशिक्षण के लिए सुदूर शिक्षा को भी DPEP योजना में जो है वो शामिल किया गया है। बात करते हैं इस योजना का जो व्यय है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस योजना का जो व्यय है, खर्च है, वे 85% जो है 85% केंद्र सरकार और तथा शेष 15% जो है वो संबंधित राज्यों द्वारा जो है वो वहन किया जाता है, खर्च किया जाता है। ये आपने याद रखना है। तो 85% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और 15% जो है वो राज्य सरकारों द्वारा जो वहन किया जाता है। इसमें जो है वो DPEP प्रोग्राम जो है वो 9 राज्यों के 123 जिलों में जो है वो चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं NCT के बारे में, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। इसकी स्थापना जो थी वो अगस्त 1995 में की गई थी। इसका लक्ष्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास करना था। इस परिषद के कुछ प्रमुख कार्य अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए स्तरों का निर्माण करना, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना, अध्यापक की नियुक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो कौन तय करता है, वे NCT जो है वो तय करता है कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टीचर्स की। और NCT परिषद की जो 4 क्षेत्रीय समितियां हैं वे जयपुर, बेंगलोर, भुवनेश्वर और भोपाल में जो है वो गठित की गई हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं NLM यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में। तो इसकी जो स्थापना थी वे 1988 में जो थी वो NLM की स्थापना जो थी वो की गई थी। और इसका उद्देश्य जो था वो 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को साक्षरता प्रदान करना था, NLM की, ठीक है। तो NLM यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन की जो स्थापना थी वे कब हुई थी, वे 1988 में हुई थी, मई 1988 में। और इसका जो लक्ष्य था वे था 2007 तक 15 से 35 वर्ष तक के आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को जो था वो साक्षरता प्रदान करना था। ये संपूर्ण साक्षरता अभियान 100 जिलों में लागू है, जबकि साक्षरता पश्चात 177 जिलों में वो क्रियान्वित है। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में शैक्षणिक व तकनीकी संसाधनों का जो है वो सहयोग देता है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी कि CIIL, ठीक है। तो CIIL की बात करते हैं। तो CIIL की जो फुल फॉर्म है वे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज, यानी कि इसका जो गठन था वे कब हुआ था, 1969 में हुआ था। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर की एक योजना जनजातीय भाषाओं सहित आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, इनमें निपुण व्यक्तियों का जो है वो विकास करना है। तो ये आपने याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म, संस्थान ने 90 से अधिक जनजातीय भाषाओं के क्षेत्र में जो है वो कार्य किया है, ठीक है। ये आपने नोट कर लेना है। उसके बाद बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में, KVS के बारे में। 1963 में इनकी स्थापना हुई थी। इस पे नए छात्रों के दाखिलों में क्रमशः 15% एवं 7.5% सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए जो है वो आरक्षित है। इन वर्गों के छात्रों में 12वीं तक किसी प्रकार का निःशुल्क जो है वो नहीं लिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS की स्थापना जो थी वो 1963 में हुई थी। इन स्कूलों में 15% जो है वो शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो है वो सीटें जो है वो आरक्षित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नवोदय विद्यालय संगठन यानी कि NVS के बारे में। नवोदय स्कूल 1986 में शुरू हुए थे।
अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के छात्रों के पक्ष में आरक्षण संबंधित जिला में इनकी आबादी के हिसाब से इस प्रकार दिया जाता है कि 22.5% के राष्ट्रीय औसत और 15% अनुसूचित जाति, 7.5% अनुसूचित जनजाति के लिए किसी भी प्रकार कम ना हो, अधिकतर को मिलाकर 50% से अधिक ना हो। तो आपने सिंपल याद रखना है नवोदय स्कूल जो थे वो कब शुरू हुए थे, 1986 में। उसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी के बारे में। एनसीईआरटी अभी हमने डिस्कस किया, इसकी जो स्थापना थी वह कब हुई थी, 1 सितंबर 1961 को जो थी वो इसकी स्थापना हुई थी। ये पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं, अध्यापक निर्देशिकाओं, सहायक पाठन सामग्री के विकास, पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक तकनीकी सुधारों पर जो है वो ध्यान देती है एनसीईआरटी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं एनसीईआरटी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में शोध स्तर पर शिक्षा हेतु और चिकित्सा व इंजीनियरिंग जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में द्वितीय डिग्री स्तर तक की पढ़ाई हेतु कुछ शर्तों को पूरा करने पर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना का संचालन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के यूजीसी, इसकी स्थापना जो थी वो 28 दिसंबर 1953 में की गई थी। संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में इसे वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था और ये विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु समन्वय मानदंडों के निर्धारण और अनुसरण करने वाली राष्ट्रीय संस्था है। ये केंद्र और राज्य सरकारों तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच समन्वय कराने वाली संस्था के रूप में जो है वो कार्य करता है। तो ये आपने याद रखना है। इसकी स्थापना जो थी वो 1953 में हुई थी, 1953 में 28 दिसंबर को, और पार्लियामेंट के एक अधिनियम द्वारा जो था वैसे 1956 में एक वैधानिक निकाय जो था वो बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू के बारे में बात करते हैं। इग्नू की जो स्थापना थी वह सितंबर 1985 में की गई थी। इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना और सुदूर शिक्षा प्रणाली आरंभ करने के साथ ही एक ऐसी प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करना है। ठीक है। उसके बाद इग्नू ने अपने 1987 में प्रारंभ किए गए अभी तक 117 कार्यक्रम जो है वो चलाए हुए हैं। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था एचपी द्वारा कि इग्नू ने 26 जनवरी 2001 को एक शैक्षिक चैनल जिसका नाम जो है वो ज्ञान दर्शन है की शुरुआत की थी, जो अब 24 घंटे का चैनल है। तो ये आपने याद रखना है, इग्नू द्वारा जो एजुकेशन चैनल जो था वो चलाया गया था 26 जनवरी 2001 को, उसका नाम जो था वो ज्ञान दर्शन था, जो अब 24 घंटे का चैनल है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल बुक ट्रस्ट के बारे में। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की जो स्थापना थी वह 1957 में हुई थी। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संगठन है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य प्रकाशन, पुस्तक और पुस्तक पठन को प्रोत्साहन देना, लेखकों व प्रशासकों को सहायता देना तथा बाल साहित्य को बढ़ावा देना है। ये हर दूसरे वर्ष नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है, जो एशिया और अफ्रीका का सबसे बड़ा जो है वो पुस्तक मेला है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर प्रौद्योगिक शिक्षा प्रणाली के अंग हैं, जैसे अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी टेक्निकल शिक्षा विकास परिषद यानी कि AICT। ये तकनीकी शिक्षा में उचित नियोजन और समन्वय विकास की देखरेख करने वाला निकाय है AICT ही। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 7 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान है IIT, 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM हो गया, भारतीय विद्यालय संस्थान IISc बेंगलोर हो गया, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान यानी कि IIITM, ठीक है। 18 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो 100% सहायता प्राप्त रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजों में परिवर्तित, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। ये केंद्रीय स्तर पर प्रौद्योगिक शिक्षा प्रणाली के जो है वो अंग हैं। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड मैकॉले के विचार के बारे में, थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 1835 में तो लॉर्ड मैकॉले भारतीयों की एक ऐसी श्रेणी बनाना चाहते थे जो खून और रंग में भारतीय परंतु रुचि, विचार और नैतिक रूप से तथा सूझ से
अंग्रेज हो या अंग्रेजी जैसे हो। तो ये आपने याद रखना है। लॉर्ड मैकॉले भारतीयों की, इंडियंस की एक ऐसी कैटेगरी बनाना चाहते थे, श्रेणी बनाना चाहते थे, जो खून और रंग से तो भारतीय हो परंतु रुचि, विचार, नैतिक रूप से तथा सूझ से अंग्रेज हो और अंग्रेजों जैसे हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस तथ्य के पक्ष में था कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य मकसद यूरोपियन सभ्यता फैलाने हेतु शिक्षा को अंग्रेजी माध्यम से शुरू करना तथा उसी में विज्ञान का विकास करना होगा। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले का जो विचार था वे कब आया था? 1835 में आया था। और मैकॉले के विचार को प्रायोगिक रूप देने के लिए कुछ स्कूल बनाए गए जहां भारतीय लोगों को यूरोपियन साहित्य और विज्ञान पढ़ाया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इस प्रकार की शिक्षा में गहरी रुचि दिखाई ताकि भारतीय प्रशासन को और अच्छी तरह समझ सके। ठीक है, मैकॉले द्वारा प्रतिपादित शिक्षा प्रणाली का मुख्य लक्ष्य भारतीयों को सरकारी नौकरी के लिए क्लर्क तैयार करना था और 1852 तक भारत में 32 मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूल जो थे वो बन चुके थे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा कर दी कि भारतीय सरकारी नौकरी के लिए तभी योग्य होंगे जब वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये घोषणा माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में बहुत सहायक जो है वो सिद्ध हुई। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, चार्ल्स वुड का संदेश 1854 में आया था। तो सर चार्ल्स वुड 1854 में भारतीय सरकार के नियंत्रण सभा के प्रधान थे। चार्ल्स वुड ने माध्यमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार को एक संदेश दिया था जो कि चार्ल्स वुड के संदेश के नाम से जाना जाता है। और चार्ल्स वुड को वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि 1857 में हुई थी। ठीक है, ये भी अपने याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बड़ी संख्या में उच्च विद्यालय जो है वो खोले जाने चाहिए, ये भी इसने कहा था। भारतीय शिक्षण संस्थाओं को सरकार द्वारा आर्थिक मदद जो है वो देनी चाहिए। वुड का सुझाव लागू तो किया गया लेकिन भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष फायदा जो था वो नहीं हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हंटर कमीशन के बारे में। तो हंटर कमीशन 1882 में आया था। 1882 में भारत के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में 22 सदस्यों का एक एजुकेशन कमीशन जो था वो नियुक्त किया था। और इस कमीशन का कार्य था कि वे इस बात की जांच करें कि 1854 की शिक्षा योजना को किस हद तक जो है वो कार्यान्वित किया गया है और इस योजना को सफल बनाने के लिए कौन से जो है वो उपाय जो है वो अपनाए गए हैं। इस कमीशन का उद्देश्य था भारत में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का पुनर्वलोकन करना व सुधार के लिए सुझाव देना था। और इस कमीशन ने अंग्रेजी के साथ साथ देशी भाषाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने की सिफारिश की थी। कमीशन ने निजी संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रणाली शुरू करने की सिफारिश की। उसके बाद कमीशन ने माध्यमिक स्तर पर 2 तरह के कोर्स शुरू करने की सलाह दी। एक महाविद्यालय में शिक्षा के लिए प्रवेश की और दूसरी व्यावसायिक और वाणिज्य संबंधी क्षेत्र में। ये भी आपने याद रखना है। और मानसिक और शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। इसके अतिरिक्त निपुणता संबंधी शिक्षा भी दी जानी चाहिए। और यद्यपि कोर्स की विभिन्नता के अपने मूल्य थे परंतु जनता और सरकार दोनों की कम दिलचस्पी के कारण ये प्रणाली जो थी वो लोकप्रिय नहीं हुई। यूनिवर्सिटी कमीशन की बात करते हैं, 1902 में आया था। इस प्रयोग के सुझाव के अनुसार माध्यमिक स्कूल यूनिवर्सिटी शिक्षा के तहत आने चाहिए। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के द्वारा माध्यमिक स्कूलों की विश्वविद्यालय से मान्यता जो है वो अनिवार्य कर दी गई। बात करते हैं सैंडलर कमीशन के बारे में। तो सैंडलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से जाना जाता है और ये कमीशन माइकल सैंडलर की अध्यक्षता में 1917 में नियुक्त किया गया। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य जो था वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली में सुधार करना था, परंतु इसने माध्यमिक शिक्षा की कमियों का भी ध्यान रखा और कुछ सुझाव दिए थे, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विभिन्न प्रकार के कोर्सों का प्रबंध होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में दाखिले हेतु कम से कम योग्यता 12वीं होनी चाहिए, ना कि मैट्रिक। मध्यवर्ती कॉलेज और 10+2 विश्वविद्यालय के अधीन होने चाहिए। इनमें अलग अलग क्षेत्रों की शिक्षा प्रणाली की जानी चाहिए, जैसे विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और कला। माध्यमिक और मध्यवर्ती शिक्षा बोर्ड देश के प्रत्येक भाग में स्थापित की जानी चाहिए। प्रत्येक उच्च विद्यालय में निर्देश का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं हार्टो कमेटी के बारे में। हार्टो कमेटी जो थी वो 1929 में आई थी। 1929 में शिक्षा प्रणाली का पुनर्वलोकन करने के लिए हार्टो कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई त्रुटियां ढूंढी थी। क्या? जैसे माध्यमिक शिक्षा अधिकतर मैट्रिकुलेशन परीक्षा द्वारा प्रभावित या हावी होती थी। काफ़ी संख्या में मैट्रिक की परीक्षा में छात्रों के फेल होने के कारण उनका समय और धन की बर्बादी होती थी। कमेटी ने देशीय मिडिल स्कूल ग्रामीण लोगों की ज़रूरतों के अनुसार खोलने की सिफारिश की थी। स्कूलों में विभिन्न कोर्सों का प्रबंध किया जाए। वाणिज्य और व्यवसाय का कोर्स 8वीं से शुरू करने के से शिक्षा जो है वो दिलचस्प बनेगी, ये भी उसने सुझाव दिया था। बात करते हैं सप्रू कमेटी 1934 में आई थी। ये कमेटी यूपी सरकार का बेरोजगारी की समस्या का अध्ययन करने के लिए गठित की गई थी। कमेटी ने अध्ययन के बाद जाना कि बेरोजगारी का मुख्य कारण जो है वो गलत शिक्षा प्रणाली थी। कमेटी ने कहा था कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली विद्यार्थी को केवल परीक्षा के लिए तैयार करती है, जीवन के लिए नहीं। कमेटी के जो सुझाव थे सप्रू कमेटी के, वे थे कि मिडिल कक्षा का समय 6 साल होना चाहिए। इन्हें आगे 2 स्तरों में विभाजित किया जाना चाहिए, निम्न स्तर और उच्च स्तर। मिडिल कक्षा में भिन्न भिन्न कोर्सों का प्रबंध होना चाहिए। वोकेशनल या व्यावसायिक शिक्षा मिडिल कक्षा के निम्न स्तर के बाद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एबट वुड रिपोर्ट जो थी वो कब आई थी? 1937 में आई थी। भारत सरकार ने मिस्टर एबट और एस एच वुड के अधीन एक कमेटी का गठन 1933 में किया और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1937 में प्रस्तुत की थी। कमेटी ने सुझाव दिया था कि व्यावसायिक या वोकेशनल संस्थाएं बहुत तकनीकी स्कूलों और अकादमिक कोर्सों के समांतर स्थापित करने चाहिए। उनके सुझाव के फलस्वरूप बहुत तकनीकी और कृषि तथा खेतीबाड़ी स्कूल जो है वो स्थापित किए जाने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सार्जेंट रिपोर्ट के बारे में। 1944 में सार्जेंट रिपोर्ट आई थी। सर जॉन सार्जेंट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन थे। 1944 में उन्होंने शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव दिए। सार्जेंट रिपोर्ट नर्सरी से विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रणाली के समस्याओं के बारे में बात की थी। ठीक है, तो नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक शिक्षा प्रणाली की समस्याओं को सोल्व करने के बारे में बात की थी। उनकी सिफारिशें जो थी वो क्या थी कि उच्च विद्यालय कोर्स की अवधि 6 वर्ष होनी चाहिए। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होने चाहिए, एकेडमिक और तकनीकी होने चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार के द्वारा स्कूलों की आर्थिक सहायता का भी प्रबंध होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता भारत में शिक्षा का महत्व। तो स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा का यही ढांचा जो था वो जारी रहा था जो अंग्रेजों के समय पर था। पर स्वतंत्रता के बाद ये महसूस किया गया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को स्वतंत्र भारत के योग्य बनाया जाए और स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्नलिखित कमेटियों का गठन किया गया था, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसे राधाकृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, 1948 में आया था। और भारत सरकार ने इसका जो गठन था वे 1948 में किया था। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और कमीशन ने शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याओं का गहन अध्ययन किया और उनके समाधान हेतु उचित सुझाव जो हैं वो दिए। और कमीशन ने उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करना बताया है। इस कमीशन ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अध्यापकों की योग्यताएं, वेतन तथा उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी सिफारिश की। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसने त्रिभाषी सूत्र को अपनाए जाने की सिफारिश की थी। कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के कारण देश में उच्चतर शिक्षा का उचित प्रसार हुआ और विभिन्न राज्यों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। बाकी कमीशन की सिफारिशों के फलस्वरूप सन 1953 में सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की स्थापना की थी 1953 में। और इसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के स्तर को निश्चित करना और विकास के लिए नई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए विश्वविद्यालय को अनुदान देना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मेन पॉइंट ही डिस्कस करेंगे अब हम। सेकेंडरी शिक्षा एजुकेशन यानी कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से मुदालिया कमीशन को जाना जाता है। तो यूनिवर्सिटी शिक्षा आयोग ने सेकेंडरी शिक्षा को भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी बताया था। इसलिए भारत सरकार ने 1952 में सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन गठन किया गया और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे,
जो मद्रास यूनिवर्सिटी के उपकुलपति थे, वाइस चांसलर थे। और आपने याद रखना है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को और किस नाम से जानते हैं, मुदालिर कमीशन के नाम से जानते हैं। और इस आयोग का जांच क्षेत्र जो था बहुत निम्न था, जैसे देश में माध्यमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना, इसके पुनर्गठन व सुधार के बारे में सुझाव देना, जैसे माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन तथा विषय, इसका प्राथमिक, वैश्विक तथा उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न माध्यमिक स्कूलों का अंतर्संबंध, अन्य समस्याएं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने 1953 में 1953 में अपनी रिपोर्ट जो थी वो प्रस्तुत की थी। और इसके जो सुझाव थे वे थे कि त्रिभाषा फॉर्मूला हो गया, उच्च माध्यमिक प्रणाली का संस्थापन हो गया, पाठ्य पुस्तकों में सुधार हो गया, इमारत और उपकरणों में सुधार, विविधता उत्पन्न करने वाले कोर्स हो गए। ठीक है, ये जो थे इसके सुझाव थे। उसके बाद इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के ढांचे के रूप में 8+3+3 का प्रणाली को अपनाए जाने का सुझाव दिया था। इसका अर्थ है कि मिडिल स्कूल शिक्षा के 8 वर्ष, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के 3 वर्षों के साथ जोड़ दिया जाए। इसके पश्चात 3 वर्ष प्रथम डिग्री को समर्पित किया जाए। तो ये आपने याद रखना है। 8+3+3 का फॉर्मूले का सुझाव दिया था, वे किसने दिया था? वे मुदालिर कमीशन ने दिया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने दिया था। उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपका है कोठारी कमीशन के बारे में। तो कोठारी कमीशन, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय शिक्षा कमीशन का जो गठन था वे भारत सरकार ने 1964 में किया। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, और इसलिए इसे कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन का कार्य शिक्षा के राष्ट्रीय ढांचे और आम सिद्धांतों तथा नीतियों के बारे के शिक्षा के प्रत्येक स्तर और पहलू के विकास के लिए सुझाव प्रस्तुत करने थे। ठीक है, और कोठारी कमीशन ने जो अपनी जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कब की थी? 29 जून 1966 को की थी। उसके बाद बात करते हैं कमीशन के सुझाव के बारे में। तो कमीशन के सुझाव के बारे में, शिक्षा का विकास जो है वो होना चाहिए ताकि उत्पादन क्षमता, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता, आधुनिकता के कार्य में तेजी आ सके। नेक्स्ट बात करते हैं कार्य अनुभव को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर शामिल किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा वोकेशनल होनी चाहिए। जनता की शिक्षा के लिए एक सामान्य या साधारण विद्यालय प्रणाली आरंभ की जानी चाहिए। ठीक है, ये इसके सुझाव थे, ये आपने याद रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका आपने स्टार लगा लेना है, इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कोठारी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट थी वे एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट शीर्षक जो था उसे प्रदान किया था, ये आपने याद रखना है। तो कोठारी कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट थी, अपनी रिपोर्ट का जो टाइटल था वे क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट था। कमीशन ने 10+2+3 शिक्षा का ढांचा संपूर्ण देश में अपनाए जाने की सिफारिश की थी, और शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए। बात करते हैं शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। 1968 में, तो भारत में 1968 की राष्ट्रीय नीति को स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वर्तमान और भविष्य के लिए शिक्षा एक अद्वितीय निवेश है। ये मूलभूत सिद्धांत शिक्षा का राष्ट्रीय नीति की कुंजी है। ठीक है, और शिक्षा की राष्ट्रीय नीति एक सामान्य शिक्षात्मक ढांचे की परिकल्पना करती है। शिक्षा का ये ढांचा अब देश के सभी भागों में प्रचलित है, और ये ढांचा है 10+2+3। लेकिन NEP 2020 के बाद जो ढांचा होगा वो आपका 5+3+4 है, NEP 2024। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में। तो इस कमेटी का जो शीर्षक था वे था शिक्षा की चुनौती एक नीति दस्तावेज, ये आपने याद रखना है। तब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी तब भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा को व्यंग्य न मानकर एक निवेश माना है। सर्वप्रथम इस नई शिक्षा नीति की घोषणा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा 5 जनवरी 1985 को राष्ट्र के नाम अपने प्रसारण में की थी। इस नीति के अनुसार शिक्षा के द्वारा मस्तिष्क और आत्मा की आज़ादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीय सद्भावना को विकसित किया जाता है। और रिपोर्ट में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली संपूर्ण देश में अपनाए जाने की बात जो थी वो कही गई है। अब इन वन लाइनर का क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारतीय शिक्षा आयोग जिसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1882 में भारत में शिक्षा की स्थिति को जांच करने और इसके सुधार करने की सिफारिश के लिए की गई थी।
नेक्स्ट बात करते हैं स्कॉटिश शैक्षिक आयोग जो है। स्कॉटिश शैक्षिक आयोग 1867 में स्कॉटलैंड में शिक्षा की पद्धति की जांच करने और इसके सुधार के लिए सिफारिशें करने के लिए स्थापित एक आयोग था। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए लंदन विश्वविद्यालय का सिंडिकेट। तो भारत में चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए लंदन यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की स्थापना 1858 में भारत में चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए सिफारिश करने के लिए लागू की गई थी। भारतीय स्कूलों पर मर्रे की समिति जो थी, तो भारतीय विद्यालयों पर मर्रे समिति 1858 में ब्रिटिश उपनिवेशों में शिक्षा की स्थिति को जांच करने और इसके सुधार के लिए सिफारिश करने के लिए स्थापित की गई एक समिति थी। उसके बाद बात करते हैं मैकॉले का शिक्षा पर मिंट। तो मैकॉले का शिक्षा पर जो विवरण था 1835 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज था, जिसमें भारत में पश्चिमी शैली को शिक्षा को बढ़ावा देने की नीति जो थी वो बताई गई थी। उसके बाद बात करते हैं बॉर्डर डिस्पैच के बारे में। बॉर्डर डिस्पैच 1854 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक जारी दस्तावेज था, जिसने भारत में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली स्थापित करने का आह्वान किया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 में भारत में शिक्षा की स्थिति को जांच करने के लिए सुधार के लिए सिफारिश करने हेतु स्थापित किया गया एक आयोग था। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय विश्वविद्यालयों पर रॉयल आयोग। भारत में मौजूदा विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली की जांच करने और उनके सुधार के लिए सिफारिश करने हेतु 1902 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर रॉयल आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद बात करते हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद 1858 में आई थी। चार्ल्स वुड समिति 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। सर थॉमस रैले आयोग 1902 में आया था। इसी आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल आयोग 1917 में आया था। इसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया था। हार्टोग समिति कब आई थी कमेटी? ये 1929 में आई थी। सर सार्जेंट रिपोर्ट 1944 में 6 से 11 की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। उसके बाद बात करते हैं राधा कृष्ण आयोग के बारे में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। मुदालियर शिक्षा आयोग 1952 में अपॉइंट हुआ था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दौलत सिंह कोठारी आयोग 1964 में आई थी, अपॉइंट किया गया था। 1966 में रिपोर्ट सबमिट की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार 1986 की जो पॉलिसी थी, इस पर जो पुनर्विचार हुआ था 1992 में हुआ था। इसे राममूर्ति समिति भी कहा जाता है। इस शिक्षा नीति का 1992 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में समीक्षा किया गया और ये शिक्षा नीति 2020 तक लागू रही। ठीक है, उसके बाद MB बुश समिति 1989 में आई थी। दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली शिक्षा समिति थी ये। जी राम रेड्डी समिति 1992 में आई थी। प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 में आई थी। बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना दी थी। रामलाल पारेख समिति 1993 में आई थी। प्रोफेसर खेरमा लिंगदो समिति 1994 में आई थी और प्रोफेसर R टकवाले समिति सन 1995 में आई थी। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग नेशनल नॉलेज कमीशन यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2005 में आया था। ये ज्ञान आधारित समाज की संकल्पना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश जो थी वो की गई थी। उसके बाद जस्टिस JS वर्मा समिति 2012 शिक्षकों की क्षमता की समय समय पर जांच। बॉर्डर डिस्पैच 1854, हंटर कमीशन 1882, हार्टो कमेटी 1929 में आई थी। सार्जेंट प्लान 1944 में आया था। सार्जेंट प्लान उसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 में आया था। मुदालियर कमीशन 1952 में आया था। कोठारी कमीशन 1964 में आया था। 1966 में रिपोर्ट सबमिट की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी पहली और शिक्षा कार्यदल 1985 में आया था। वर्किंग ग्रुप, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं वर्किंग ग्रुप के बारे में। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर कुल दैस्वामी थे। इसका उद्देश्य व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था। कृषि पाठ्यक्रम, व्यवसाय और वाणिज्य पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिक पाठ्यक्रम आदि के लिए सिफारिश से प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, शिक्षा कार्यदल 1985। उसके बाद बात करते हैं नवीन शिक्षा नीति 1986 में आई थी। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में, यशपाल समिति 1992 में, मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 में आई थी। ये भी आपने याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। तो नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा जो था वो प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 20 वर्ष 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी और NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP का 6%, ये आपने याद रखना है, हिस्से के बराबर निवेश का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+4 प्रणाली के आधार पर जो है वो विभाजित करने की बात कही गई है। अब हाँ, पता है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 जो है वो 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जो है वो प्रतिस्थापित करेगी, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद MHRD के नाम में परिवर्तन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में के नाम में परिवर्तन। तो कैबिनेट द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन मिनिस्ट्री करने की जो है वो मंजूरी दी गई है। NEP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सीखने एजुकेशनल लर्निंग पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है, ये आपने याद रखना है। और शिक्षा प्रणाली से जुड़े सुधार जैसे बात करते हैं, शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर लिए गए कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक यानी कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स का विकास किया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रेखा यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 का विकास किया जाएगा। और लास्ट में वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना जो है वो अनिवार्य किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन के ऊपर एक वन शॉट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था, जिससे आपको काफ़ी जो है हेल्प जो है एग्ज़ाम में मिलेगी। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक कमीशन और कमेटियों का कुछ भी नहीं पढ़ा है या प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, वो इस वीडियो से जो है उनको भी काफ़ी हेल्प जो है वो मिलेगी। प्रीवियस वीडियोज़ भी आपने ज़रूर देख लेनी है। जैसे मैंने इससे पहले सभी कमीशन और कमेटियाँ की एक वीडियो जो थी वो अपलोड की थी, वो भी आपने ज़रूर देख लेनी है। उससे जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो भी मिलेगी। तो वन शॉट वीडियो जो है वो हमने इससे पहले HPGK, इंडियन GK और हिंदी की वन शॉट वीडियो लेके आया था, वो भी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी आप बिना स्किप हुए एक बार ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी कमीशन और कमेटियाँ टीचिंग एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड के 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन और HPGK, इंडियन GK, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड सभी सेक्शन का इंपॉर्टेंट कंटेंट अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मात्र आपने 200 रुपीज़ पेड करने हैं। पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपने 9816270168 नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDFs जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस मात्र आपने 200 रुपीज़ पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDFs प्रोवाइड कर दी जाएंगी और उसके बाद आपको अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। गर्ल्स के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा, बॉयज़ के लिए अलग व्हाट्सएप ग्रुप होगा और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम सभी सेक्शन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो आपको ग्रुप में जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस मात्र आपने 200 रुपीज़ जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDFs जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPU B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।